नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जो है हम आज करने वाले हैं अधिगम लर्निंग टॉपिक हम करने वाले हैं, जो कि हमारे मनोविज्ञान के सिलेबस में दिया रहता है। और ये जो है हमारे आरपीएससी अगर हम देखें फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग, सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग तो है ही। और इसके अलावा जो है आपकी जो रीट पे परीक्षा है, चाहे प्री हो या मेंस हो, दोनों में भी ये टॉपिक आता है। और सीटेट जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये टॉपिक लगता है। तो इन सब में ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए अगर आप यहाँ पे आए हैं तो ज़रूर आप ये वीडियो देख सकते हैं और ये क्लास आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। हम इसमें क्या है, साथ साथ में जो भी अपने PYQ आए हुए हैं राजस्थान के एग्ज़ाम्स में, ये तो देखेंगे, साथ साथ में जो है हम इनकी थ्योरी भी देखेंगे डिटेल्ड में, जिससे क्या है आपको दोनों चीज़ों में बेनिफिट हो। अगर हमारे कोई कॉन्सेप्ट में कमी है तो वो हम थ्योरी में साथ में कवर करते जाएंगे, तो अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा और किस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं इसका भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। अधिगम जो है लर्निंग, इसका अर्थ देखना है, संकल्पना, इसके कितने टाइप्स हैं, प्रोसेस क्या है, कितने इसको प्रभावित करने वाले तत्व हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अधिगम के सिद्धांत लर्निंग थ्योरीज में अपने व्यवहारवाद के, गेस्टालवाद के, बांडुरा पियाजे के सिद्धांत आते हैं। इसके बाद में अधिगम का ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, चिंतन अधिगम, ये सारे के सारे टॉपिक हमें यहाँ पे कवर करने हैं। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो अर्थ, संकल्पना और प्रकार से रिलेटेड रहेंगे। तो चलिए आए एक एक बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, अधिगम से तात्पर्य क्या है। ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है ज्योग्राफी के पेपर में 2016 में। तो बार बार मैं ये ईयर आपको नहीं बोलूँगी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे हमारा टाइम सेव होगा और उसको हम यहाँ पे क्वेश्चंस को समझने में यूज़ करेंगे। तो अधिगम से तात्पर्य क्या है, अधिगम से मतलब क्या है, तो ये यहाँ पे पूछा है। तो अधिगम की डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने एक तरह से पूछी हुई है। तो अधिगम जो है क्या है भाई, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना है क्या। तो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना यहाँ पे इसका मतलब नहीं है। अभ्यास और शिक्षण में परिपक्वता लाना, ये भी इसका मतलब नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करना, ये बिल्कुल सही आंसर है कि प्रत्यक्ष जो आपको सामने दिख रहा है और अप्रत्यक्ष जो सामने नहीं भी दिख रहा है, वैसे एक्सपीरियंस जो है उनके माध्यम से आपके बिहेवियर में जो भी क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं, उनको ही अपन क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है यहाँ पे। अधिगम का मतलब वातावरण से रिलेटेड जो भी आपको आवश्यकता है, नीड है, उनकी पूर्ति के लिए व्यवहार में कुछ हम परिवर्तन करें तो उसको क्या अधिगम कहते हैं। तो उसको यहाँ पे अधिगम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा और बाकी की डिटेल्स भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अधिगम का सीधा सा मतलब क्या होता है, अधिगम का सीधा मतलब होता है क्या, कि हम क्या सीख रहे हैं, हमारा जो है सीखने का मतलब है। तो अधिगम का मतलब क्या है, अधिगम आपको समझ में नहीं आता तो आप लर्निंग याद रखें। क्या याद रखें, लर्निंग याद रखें। लर्निंग मतलब सीखना। और क्या बोल सकते हैं, व्यवहार में अपने जो चेंजेज है, सीख रहे हैं, व्यवहार में जो चेंजेज कर रहे हैं, तो उसको ही अपन क्या बोल रहे हैं, लर्निंग बोल रहे हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर उसको क्या है नए तरीके से अपने बिहेवियर में ला रहे हैं और चेंजेज कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी प्रक्रिया ही क्या है अपने पास में लर्निंग है। जैसे हमें कोई चीज़ नहीं आती है, हमें कोई जैसे मैथ्स है तो उसमें जोड़ना घटाना वगैरह नहीं आता है, तो हम बार बार क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, अपने टीचर्स वगैरह हमें समझाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। बार बार में कोई अपन गेम खेल रहे हैं तो उसमें क्या है, जिस मान लीजिए आप बैडमिंटन खेलते तो बैडमिंटन के लिए आपको कोच की आवश्यकता होगी, कोच आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तब जाके जो है आप नए तरीके से अपने व्यवहार में क्या करेंगे, उस चीज़ को उतार लेंगे और वो चीज़ आप सीख जाएंगे। तो यही प्रोसेस क्या है, अपने लर्निंग है। तो इस दोनों एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो अधिगम का मतलब क्या है, सीखना। अधिगम ये बोला है कि भाई यह हमेशा सजीवों में होता है। किस में होता है, सजीवों में होता है, निर्जीव वस्तु में नहीं होगा। जैसे टेबल है तो टेबल में कोई अधिगम थोड़ी होगा, टेबल क्या सीखेगी, टेबल एक जगह रखी है तो रखी है, ठीक है। ऐसे तो है, सजीवों में होता है हमेशा, निर्जीवों में नहीं होता है अधिगम, लर्निंग प्रोसेस।
इसका मतलब है सीखना या फिर व्यवहार में अपने परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। अस्थायी परिवर्तन जो है इसके बारे में यहाँ बात नहीं की गई है। स्थायी परिवर्तन कैसे कैसे हो सकता है, एक तो अभ्यास से, प्रैक्टिस से, और दूसरा जो है भाई अनुभव से। कैसे, एक तो प्रैक्टिस से, एक आपके एक्सपीरियंस से स्थायी परिवर्तन अपने व्यवहार में आ सकता है। तो अभ्यास वाले जो हैं स्थायी व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो अभ्यास के लिए पेशियाँ, और पेशियाँ जो है और फिर कर्मेंद्रियाँ ये अपने यूज़ होंगी। अनुभव में संवेदी, सेंसरी मोटर्स वगैरह, और ज्ञानेंद्रियाँ अपनी यूज होगी। तो ये सारी की सारी बात थी यहाँ पे लर्निंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया इन्होंने। अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, ये देखिए। तो ये अनुभव के रूप में स्थायी परिवर्तन है, किसमें, व्यवहार में। ये क्या कहलाएगा, ये है अपना अधिगम। तो यहाँ पे शिक्षण गलत है, सीखना दे दे या अधिगम दे दे। अब अधिगम की जगह सिर्फ सीखना दे देता तो भी अपना आंसर यही होता। तो दोनों मतलब अपने को समझ में आने चाहिए, सीखना दे, अधिगम दे, लर्निंग दे दे। ऐसे वो लर्निंग लिख के भी आपको दे सकता है, तो घबराना नहीं है, सारे आपको एक बार रिकॉल करते हुए चलने हैं। प्रशिक्षण नहीं है, ओनली ट्रेनिंग नहीं है। तो अपना आंसर नंबर ये है, 3rd ग्रेड में और 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड में पूछा गया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पादन में परिवर्तन अभ्यास का फलन होता है, ये क्या कहा जाता है। तो निष्पादन में जो परिवर्तन है वो अभ्यास का ही फलन होता है, ये क्या कहा जाता है। तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन तो नहीं है, मोटिवेशन हमने पहले ही पढ़ रखा है। अधिगम लर्निंग प्रोसेस है, अभ्यास का फलन हो गया ना, इसलिए अभ्यास का फलन है, इसलिए ये अधिगम है। परिपक्वता नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, तो 2nd नंबर का आंसर अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प हमने को ढूंढना है अधिगम के बारे में। तो अधिगम के बारे में ढूंढना है। अधिगम क्या है, सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय और निष्क्रिय है क्या, तो निष्क्रिय नहीं है ये, तो ये वाला गलत हो गया। निष्क्रिय दे दिया, नेगेटिव हो गया, ये गलत है। शांत नहीं रहते, इसमें हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तो ये भी अपना गलत हो गया। तो अपना सही आंसर है यहाँ पे हम क्या रहते हैं, एक्टिव होते हैं, और एक्टिव रहेंगे तभी हम कुछ ही चीज़ को क्या है, सीखेंगे। तो यही क्या है, अपना लर्निंग है, अधिगम है। ठीक है, फिर सीखना अधिगम वापस इन्होंने पूछा है, तो ये क्या है भाई, ज्ञान का स्तर है, ज्ञान की ऊष्मा है, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया है, या प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करते हैं इसमें। तो ज्ञान का स्तर नहीं है, ज्ञान की ऊष्मा भी नहीं है, हीट नहीं है, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल यही बात है कि हमारे व्यवहार में क्या करते हैं, हम सुधार लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, यही क्या है, अधिगम है। प्राणी मात्र दे दिया अब इन्होंने यहाँ पे, किसकी जगह, सजीव की जगह, व्यक्ति की जगह, तो वो अपने को ध्यान में होना चाहिए। व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया, व्यवहारगत परिवर्तन जो है वही तो क्या है, अपने पास अधिगम है, तो ये अपना राइट आंसर है। सीखना क्या है, सीखना केवल ज्ञान या कौशल की प्राप्ति ही नहीं है। ये क्या है, सीखना मतलब लर्निंग क्या है, ओनली ज्ञान और स्किल्स की प्राप्ति नहीं है, बल्कि क्या है, ये अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो व्यवहारगत परिवर्तन है, बिहेवियरल चेंजेज है। तो फर्स्ट आंसर अपना राइट है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसे सीखने की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्या बोला है, निम्नलिखित में से किसे सीखने की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो किसे नहीं रख सकते, ऑप्शन पढ़ते हैं। अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, तो इसको तो हम रख सकते हैं, प्रैक्टिस के कारण ही तो अपने किसमें, बिहेवियर में चेंज आएगा, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अभ्यास और अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में चेंज होगा, तो ये भी सही बात है। अभ्यास और अनुभूति मतलब वही अनुभव, तो ये लिखा भी हुआ है, देखो वापस देख लो। अभ्यास और अनुभूति के कारण ही क्या हो रहा था, व्यवहारगत परिवर्तन हो रहा था। इसी को अपन क्या बोल रहे थे, तो इसी को अपन अधिगम बोल रहे थे, लेकिन ये पूछ रहा है नहीं बोला, नेगेटिव वाला ढूंढना है। 3rd है अभ्यास, अनुमति और अंतर्नोद के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तो ये बात भी सही है। लेकिन बीमारी के कारण जो व्यवहार में अपने चेंजेज होते हैं, तो वो क्या है, वो अधिगम की श्रेणी में, लर्निंग की श्रेणी में नहीं आते। कि बीमारी के कारण से जो है हम अपने, जैसे कभी बुखार आ गया तो परेशान हो रहे हैं, हमारी कुछ काम करने की हालत नहीं है, हम बेड पे पड़े हैं आराम से, परेशान हो रहे हैं, तो उससे क्या है, जो भी अपने व्यवहार में चेंज आ रहा है उससे कुछ हम सीख नहीं रहे हैं, तो ये अपने पास में सीखने की, लर्निंग की श्रेणी में नहीं आता। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, अधिगम किस पे आधारित होता है। अधिगम किस पर आधारित है,
तो अभ्यास पर, प्रैक्टिस पर, ट्रेनिंग पर और अनुभव पर या उपयुक्त सभी पर। तो हमने देखा ही है कि भाई ये प्रैक्टिस से तो आएगा ही, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे आएगा, किसी चीज़ को अपने को पता ही नहीं है तो अपने को उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये भी सही है। और हम उसका फिर क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो इससे भी ये हमारे पास तीनों ही आंसर सही है, मतलब उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट पूछा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये बात किसने कही है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कही है? तो लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये बात किसने कही है? तो वुडवर्थ ने, योकम ने, सिम्पसन ने और डॉक्टर मेके ने। तो यहाँ से जो अब क्वेश्चन आएंगे वो आपका डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे अधिगम के। अभी हमने जो है अधिगम की जो परिभाषा थी, सिंपल परिभाषा जो थी जनरल, वो देखी है। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी परिभाषा दी है, तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। तो 5-7 डेफिनेशन है वो हमें याद अच्छे से होनी चाहिए अधिगम की। तो देखते हैं ये वाली बात किसने कही है कि लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये कही है अपने वुडवर्थ जी ने। किसने कही है भाई? वुडवर्थ जी ने कही है। तो क्या कहा है इन्होंने कि सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आया है विकास और विकास की प्रक्रिया है, इसीलिए हम यहाँ पे याद रख सकते हैं विकास और वुडवर्थ जी साथ में आएंगे तो वुडवर्थ। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई विकास हो रहा है, तो विकास हो रहा है तो क्या हो रहा है? गुड वर्क हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है तो गुड वर्क हो रहा है। और गुड वर्क से हम याद रख सकते हैं कि वुडवर्थ। ठीक है, तो वुडवर्थ जी ने ये डेफिनेशन दी है। और भी देख सकते हैं यहाँ पे वुडवर्थ ने क्या कहा है, किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो दो, नेक्स्ट डेफिनेशन हमें देखनी है किसकी, उससे पहले ये हम देख रहे थे, सॉरी, वुडवर्थ जी की डेफिनेशन कि किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है, डेवलपमेंट में सहायक होती है, उसको ही क्या बोला है? सीखने की संज्ञा दी है, मतलब सीखने की परिभाषा दी है। तो हमने यही देखा है कि विकास जहाँ पे आ जाए, विकास वर्ड यहाँ पर है तो विकास में हेल्पफुल है, इसीलिए उसको सीखने की बात बोली है। गुड वर्क कर रहे हैं, गुड वर्क से वुडवर्थ याद रखना है। इतनी बात अपने को यहाँ पे इनकी डेफिनेशन में याद होनी चाहिए। फिर देखते हैं गार्डनर मर्फी ने क्या बोला है। तो इन्होंने कहा है कि अधिगम जो है, इस शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की क्या होगी? पूर्ति होगी। इससे क्या होगा? हमारे व्यवहार में सभी प्रकार के जो परिवर्तन है ये शामिल होंगे। तो गार्डन देखो, यहाँ पे नाम से देखो कि गार्डनर आ रहा है, मतलब हम देख सकते हैं कि गार्डन मान सकते हैं एक तरह से इससे। तो गार्डन जो है उससे क्या है, अपना वातावरण जो है, एनवायरनमेंट वो है, उससे जो है सारी समस्याएं मतलब जो है उनकी पूर्ति हो जाती है। गार्डन में अच्छे अच्छे पेड़ पौधे वगैरह लगाएंगे तो वातावरण संबंधी जो भी आवश्यकता है, हवा वगैरह की, ऑक्सीजन की और अपने नेचर की, वो सारी की सारी उनकी पूर्ति हो जाएगी और उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन हो जाएंगे। तो अपन को यहाँ पे देखना है कि गार्डन, तो गार्डन आते ही अपने वातावरण कीवर्ड आपको याद रखना है कि वातावरण आएगा और वातावरण की पूर्ति कर देंगे, उसी को अपन क्या बोल देंगे? सीखने में मतलब व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा और उसको अपन अधिगम बोल देंगे। तो गार्डन आते ही वातावरण और उसकी पूर्ति याद रख लेना, तो अपने ये डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। इसके बाद में थॉर्नडाइक जो है, थॉर्नडाइक ने कहा है कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? तो थॉर्नडाइक जी ने डेफिनेशन दी है कि उपयुक्त जो भी क्या है अनुक्रिया है कोई, उसका क्या करेंगे हम? चयन करेंगे और उससे क्या है उत्तेजना से जोड़ेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अधिगम कहेंगे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अनुक्रिया का चयन करवा रहे हैं और उसको उत्तेजना से जोड़ रहे हैं। ठीक है, पहले सेलेक्ट हुए फिर यहाँ पे ऐड हो गए, ऐसे याद रखेंगे थॉर्नडाइक जी। फिर हिलगार्ड जो है, हिलगार्ड ने दी है कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। हिलगार्ड ने क्या कहा है कि अधिगम वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई क्रिया जो है हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हिलगार्ड है, तो हिल मतलब आप ऐसे देख सकते हैं हिल, तो ये क्या है भाई? अपनी पहाड़ी है, तो पहाड़ी पे जाना क्या करना है? हमें स्टार्ट करना है और इसके लिए जो भी हम प्रोसेस करेंगे उसको ही क्या बोला है? अधिगम बोला है। ठीक है, तो पहाड़ी पर क्या करना है? जाना है, स्टार्ट करना है, क्रिया स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इससे याद रह जाएगा कि स्टार्ट, हिल और स्टार्ट। स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर ने अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है कि
व्यवहार जो है अपना बिहेवियर, उसमें क्या है एक के बाद जो भी अपन सामंजस्य कर रहे हैं उसको ही क्या बोला है, स्किनर ने अधिगम कहा है। ठीक है, फिर गिलफोर्ड जो है, गिलफोर्ड आ गए। अब गिलफोर्ड ने क्या कहा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। अब किसी के पास देखो यहाँ पे क्या है, गिलफोर्ड, तो फोर्ड है, फोर्ड जो है कार है, तो फोर्ड कार अगर किसी के पास है तो उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा कि मेरे पास तो क्या है, बड़ी गाड़ी है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, जिसके पास क्या है भाई, फोर्ड कार है, तो उससे हमें याद रह जाएगा गिलफोर्ड है। ठीक है, गिलफोर्ड फोर्ड कार है, तो व्यवहार में परिवर्तन आना, उसी को अधिगम कह रहे हैं। फिर किंग्सले और गेरी ने क्या कहा है, किंग्सले गेरी ने कहा है कि अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नए तरीके से जो व्यवहार में चेंज आते हैं उसको हम अधिगम कहते हैं। तो किंग्सले और गेरी ने क्या कहा है, ये अपने अभ्यास और ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और जो अपने ट्रेनिंग वाली बात थी, ये किंग्सले और गेरी ने कही है। तो यहाँ पे भी दो ही नाम है, देखो किंग्सले और गेरी, यहाँ पे भी दो चीज़ है, अभ्यास और प्रशिक्षण, इसके तरीके से अपन नई चीज़ सीख रहे हैं उसको अधिगम कह रहे हैं। फिर गेट्स ने क्या कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए कि अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करना, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, नवीन तरीके से व्यवहार करने बोला है। और यहाँ बोला है कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को, तो थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है यहाँ पर, इसको आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नवीन तरीके से व्यवहार परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई डायरेक्ट व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, कैसे, अनुभव से और प्रशिक्षण से, तो वो गेट्स ने कहा है। तो गेट जो है, देखो गेट, अपना जो गेट होता है, डोर होता है, कुछ भी मान लो, तो उसको बनाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास में, पहले तो ट्रेनिंग दे आपको, कोई सिखाए, और फिर आप उसको क्या है बार बार प्रैक्टिस करें, तो आप अच्छा गेट बना सकते हैं। तो ये देखो गेट हो गया, गेट्स ने ये डेफिनेशन दी है। फिर क्रो एंड क्रो ने दी है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति जो है अपनी, उसका अर्जन, उसको सीखना ही क्या है, अपना अधिगम है। तो ये सारी जो 5-6 डेफिनेशन थी, ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। मैंने कोशिश की है आपको याद कराने की, तो इसको बार बार रिपीट करें, इस वाले पार्ट को, 5-10 मिनट का जो ये पार्ट है। तो ये डेफिनेशंस का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसमें से जो पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में उपयुक्त व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो ये परिभाषा किसने दी है, तो यहाँ पे देखिए कि उपयुक्त व्यवहार क्रिया से परिवर्तन आ रहा था, तो ये उसके आ रहा था उपयुक्त क्रियाओं से व्यवहार में परिवर्तन, तो गिलफोर्ड, किंगले, एडवर्ड टोलमेल या कोई नहीं। तो ये हमने देखा था कि व्यवहार में परिवर्तन आ रहा था, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो ये हम किस में ला रहे थे कि फोर्ड कार जो है किसी ने ली है, तो उसके व्यवहार में क्या आ रहा था, परिवर्तन, तो व्यवहार में परिवर्तन आया व्यवहारिक क्रियाओं द्वारा, तो ये डेफिनेशन गिलफोर्ड ने दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है और उसे वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो वे कुछ हो सकते हैं उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी है, ये किसने कहा है। तो यहाँ पे क्या है, दोबारा पढ़ते हैं एक बार आराम से कि भाई किसी भी क्रिया को क्या कर रहा है, व्यक्ति सीख रहा है, विकास हो रहा है उसका, और व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, अनुभव आ रहे हैं, वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो वे कुछ हो सकते हैं उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा किसने दी है। तो सीखने की संज्ञा किसने दी है, विकास हो रहा है, विकास में सहायक है, तो पहला तो ये है कीवर्ड अपने पास, विकास में सहायक, और विकास में सहायक है और सीखने की संज्ञा दे दी है। तो ये हमने देखा था विकास में किसके सहायक है, विकास हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मतलब गुड वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, गुड वर्क हो रहा है। और गुड वर्क से हमने क्या याद रखा था, ये वुडवर्थ भाई साहब याद रखे थे, तो वुडवर्थ अपना यहाँ पे आंसर है। तो देखो सिंपल को डेफिनेशन को इन्होंने कितना घुमा के पूछा है, लेकिन अगर कीवर्ड्स हमें याद रहेंगे तो हम आराम से क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, ये डेफिनेशन किसने दी है। तो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कैसे, एक तो प्रशिक्षण से और अनुभव से। तो ऑप्शन देखते हैं, वुडवर्थ, आरएस, स्किनर, गेट्स और थॉर्नडाइक।
तो यहाँ पे वुडवर्थ तो गलत है। वुडवर्थ जी ने तो क्या कहा है, गुड वर्क करना है, विकास, तो विकास वाली डेफिनेशन आएगी इनका, तो विकास में क्या हो जाएगा, सहायक, तो ये वाला इन्होंने नहीं कहा है। यहाँ पे हमें दो वर्ड देखने हैं, प्रशिक्षण और अनुभव, ठीक है। और उससे क्या हो रहा है, डायरेक्ट व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन, नवीन वाली बात नहीं है। तो ये हमने देखा था कि गेट बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कोई व्यक्ति हमें क्या देगा, ट्रेनिंग देगा और फिर उससे क्या होगा, हमें एक्सपीरियंस आएगा, तब हम गेट अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये गेट्स भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं छुप के, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 3rd ग्रेड में 2012 में, फिर पीटीआई में पूछा, फिर 1st ग्रेड में पूछा, फिर 14 में पूछा। तो ये गेट्स वाली डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, वुडवर्थ वाली भी इम्पोर्टेंट है। ये जो सारी इन्होंने बॉक्स में दी है सारी ही इम्पोर्टेंट है, तो कई बार रिपीट हुई है, तो इनको हमने अच्छे से याद कर लिया है। बार बार क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो और आपको याद होती रहेंगी। तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्या पूछा है इन्होंने। अधिगम आदतें और ज्ञान और अभिवृत्ति को अर्जित करना है। अधिगम क्या है भाई, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति जो है, एटीट्यूड, इनको क्या करना है, अर्जित करना है, एक्वायर करना है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये हमने लास्ट में पढ़ी थी डेफिनेशन क्रो एंड क्रो की। क्या है, क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन थी। क्रो एंड क्रो है, तो इन्होंने नाम में देखो क्रो एंड क्रो आ रहा है, यहाँ पे 3 बातें बोली, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, ठीक है। तो ये अपने पास में क्रो एंड क्रो भाई साहब की डेफिनेशन है, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। ये भी 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन भी याद रखनी है। अब यहाँ पे इन्होंने उल्टा पूछ लिया इसी क्वेश्चन का, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम लर्निंग क्या है। तो अधिगम क्या है भाई, तो यहाँ पे मात्र ज्ञान, ओनली ज्ञान तो नहीं है, गलत है। केवल अभिवृत्ति, तो मात्र शब्द दे दिया, मात्र मतलब केवल है, ओनली है, तो ओनली वर्ड जो यहाँ पे आ जाए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, वो क्वेश्चन अपने को अच्छे से पढ़ना है। फिर ज्ञान और अभिवृत्ति, ठीक है, ज्ञान और अभिवृत्ति ठीक है। आदतें भी दे देता तो ज़्यादा सही हो जाता, पर कोई बात नहीं, 2 चीज़ें दे दी इसने, ज्ञान और अभिवृत्ति तो सही है। यहाँ पे ओनली अनुभव है, तो ये भी गलत है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, यहाँ पे देख लीजिए, अधिगम जो है आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति को अर्जित करना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अधिगम क्या है, तो अधिगम ज्ञान, अभिवृत्ति और आदत भी देता तो सही रहता ज़्यादा, पर ये भी ठीक है। तो ये अपना आंसर है। फिर नेक्स्ट है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है। तो गिलफोर्ड, अब फोर्ड ली थी अभी हमने, तो हमारे किस में परिवर्तन आया था, व्यवहार में। तो व्यवहार में परिवर्तन ओनली यहाँ पर है, तो बिना सोचे समझे ज़्यादा ये आंसर आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमने याद कर लिया है फोर्ड लेते ही क्या है, अच्छे अच्छे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, घमंड आ जाता है थोड़ा सा, हमारी सबसे बड़ी गाड़ी है, हमारे पास में ये है वो है, तो उससे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये अपने को रखना है याद में। नेक्स्ट है, अब वापस इन्होंने पूछा है आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, सबको पता है कि अधिगम कहलाता है। डेफिनेशन किसने दी हमें, तो ये भी पता है, तो क्रो एंड क्रो ने दी है, ठीक है, क्रो एंड क्रो ने दी है डेफिनेशन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक क्या है, प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर सामंजस्य, एक के बाद एक जो है सामंजस्य की क्या है, प्रोसेस है। ये किसने कहा है, तो ये कहने वाले भाई साहब कौन थे, तो ये थे स्किनर। क्या थे, स्किनर थे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं स्किनर जी ने क्या कहा है, सामंजस्य, क्या रखना है, सामंजस्य रखना है। तो S फॉर स्किनर, S फॉर सामंजस्य, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। और S फॉर क्या है, सीखना। तो सीखने के लिए ही क्या देख रहे हैं हम, ये सीखना क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत जो वातावरणीय आवश्यकता है उसकी पूर्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो वातावरण में क्या होगा, वातावरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमने क्या देखा था, वातावरण आते ही क्या बताया था मैंने आपको, गार्डन याद रखना है, गार्डन से गार्डनर मर्फी, तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, तो वही है, व्यवहार के कारण आ रहा है, किसमें, व्यवहार में ही परिवर्तन। क्यों आ रहा है, क्योंकि अब आपने क्या ले ली है, फोर्ड कार ले ली है, ठीक है। तो ये अपना आंसर है। तो देखो गिलफोर्ड की डेफिनेशन कितनी बार तो पूछ ली और अभी तक भी पूछ ही रहा है। नेक्स्ट है, सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण हो। तो वातावरण आया, वातावरण एनवायरनमेंट आया, तो क्यों आया है भाई, अब क्या आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि वातावरण आते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए भाई, गार्डन, आपने तो ऐसा कहा है, लेकिन थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे डिफरेंस है कि वातावरणीय यहाँ पे क्या है, आवश्यकता थी, उसकी क्या करी हमने, पूर्ति करी थी, कैसे, गार्डन लगा के। वातावरणीय आवश्यकता थी हमें ऑक्सीजन की,
और पेड़ पौधों की, इसलिए हमने क्या की थी, उसकी पूर्ति कैसे की थी, गार्डन लगा के। तो ये पूर्ति वर्ड आना चाहिए, तब अपने गार्डनर मर्फी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, तो सीखना व्यक्ति में परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, पूर्ति नहीं है, यहाँ पे पूर्ति वर्ड नहीं है, परिवर्तनों के अनुसरण में। इसलिए अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा, गार्डनर मर्फी वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, तो अपना आंसर यहाँ पे ई ए पिल होगा। तो परिवर्तन आना चाहिए व्यवहार वातावरण के साथ, तब तो क्या होगा, पिल हो जाएगा, ई ए पिल। और जब पूर्ति आए वातावरण की, क्या है, पूर्ति हो जाए आवश्यकताओं की, तो हमें गार्डनर मर्फी करना है। तो थोड़ा सा ये माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो इससे आपका क्वेश्चन जो है नेगेटिव में भी हो सकता है। अगर यहाँ पे वो गार्डनर मर्फी दे देता तो आप डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन लगाते, जो कि आपका नेगेटिव में चला जाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहें, और ऐसी जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं उनको अपने नोटबुक में जहाँ भी डेफिनेशंस लिख रखी है तो उसमें वहाँ पे कीवर्ड्स में लिख लें, ताकि आप जब भी रिवीजन करें तो आपको ये चीज़ें याद आ जाए और आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो, और ऐसे क्वेश्चन नेगेटिव होने से बच जाएँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन क्या पूछिए, सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। तो ये किसने कहा है, सीखना। अब क्या बोला, आवश्यकता की पूर्ति, क्या बोला है, आवश्यकता की पूर्ति। नीड जो है इसकी पूर्ति के कारण होता है, ना कि इसने पूछा है यहाँ पे वातावरण की पूर्ति। तो ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि बस पूर्ति आ गया, पूर्ति आ गया तो गार्डनर मर्फी कर दें। वैसे ऑप्शन में गार्डनर मर्फी है नहीं, तो थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा हो रहा है, तो ये किसने कही है, हल ने। ठीक है, हल की डेफिनेशन है। तो हल आपसे एक तरह देख सकते हैं क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमें कब, सॉल्यूशन की क्या है, आपको नीड है। ठीक है, नीड से आप क्या देख सकते हैं, आवश्यकता देख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की नीड है, सॉल्यूशन से आपको ये क्लॉर्क एंड हल वाला ये याद रह जाएगा। नीड से आपको आवश्यकता की पूर्ति, तो इस तरह ये डेफिनेशन आपको याद रह सकती है। बार बार रिकॉल करेंगे तो ही याद रहेगी, अन्यथा आप भूल जाएंगे। कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, तो वो जैसे हम किसी चीज़ को दोहराएंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ज़रूर भूलेंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा क्या हो, व्यक्ति हो। ठीक है, तो हर इंसान को जो है चीज़ें समझने के लिए, याद रखने के लिए उसका रिवीजन करना पड़ता है, बार बार उन्हें देखनी ही पड़ती है, तब जाके वो हमें स्थायी मेमोरी में हमारे रहती है, और तब हम उसके क्वेश्चन जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ना आए, थोड़ा घुमा फिरा के आए, तो भी हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है, कौन सा कथन जो है अधिगम की प्रकृति को सही निर्देशित करता है। तो कौन सा है भाई, अब अधिगम की प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है, उत्पाद है, कभी उत्पाद कभी प्रक्रिया है, और प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। तो अधिगम जो है भाई एक प्रोसेस तो है ही, प्रोसेस भी है और एक प्रोडक्ट भी है। तो अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों हैं, तो ये ज़्यादा सही आंसर है अपना। अब यहाँ पे अधिगम की प्रकृति की बात करते हैं। हमने अधिगम की बेसिक जो डेफिनेशन थी भाई, व्यवहार में परिवर्तन लाना, सीखना, वो हमने देख ली। इसके बाद में जो जो मनोवैज्ञानिकों ने डेफिनेशंस दी है, ये अभी तक हमने देख ली, वो याद की है। अब हम जो है नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, तो अधिगम की प्रकृति। ठीक है, तो अब जैसे टॉपिक तो छोटे छोटे हैं, लेकिन इनसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए, बार बार हमने एक ही डेफिनेशन को अलग अलग इन्होंने पूछा है, देखा है, तो अब हमें क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा याद रहेगा। अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं ओनली, तो थ्योरी में क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन लिखी है, वो हमने रीड कर ली एक बार और फिर हम आगे बढ़ जाते। यहाँ पे थोड़ा ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे हैं वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, चाहे एक बार पूछा है, 2 बार पूछा है, 3 बार पूछा है। तो वो डेफिनेशन अब जो ज़्यादा बार पूछी है वो अपने अच्छे से याद है, जो कम बार पूछी है वो थोड़ा कम याद है। तो आप थोड़ा सा इसको याद कर सकते हैं। इस बुक की PDF टेलीग्राम पे आपने डाली हुई है, तो टेलीग्राम आपको @RPSC तरंग से मिल जाएगा। तो वहाँ पे से आप PDF ले सकते हैं। दिशा साइकोलॉजी PYQ के नाम से आप सर्च कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आपको ये फाइल्स में जाके, फाइल सेक्शंस में जाके, फाइल्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको ये दिशा साइकोलॉजी मिल जाएगी। या फिर डायरेक्ट आप जब टेलीग्राम ओपन करेंगे तो ऊपर यहाँ पे 3 डॉट आते हैं, यहाँ पे जाके आप सर्च के ऑप्शन में जाके ये सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो ये PDF मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करें और आराम से पढ़ें, और चाहे तो ये बुक भी ले सकते हैं आप, तो वो आपकी इच्छा के निर्भर करता है। चलिए हम देखते हैं अधिगम की प्रकृति विशेषताओं के बारे में। तो अधिगम क्या है भाई, लर्निंग क्या है, एक सक्रिय और सतत प्रक्रिया से, क्या है ये, सतत है, कंटिन्यूस चलेगी, और क्या है, सक्रिय है, एक्टिव है। ठीक है, निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय होकर ही हम क्या सीखेंगे, सीखेंगे चीज़ें, और कंटिन्यूस प्रोसेस है।
अधिगम क्या है? प्रक्रिया और उत्पाद। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा है, अभी हम आगे भी देखेंगे कितनी बार पूछा है। अधिगम क्या है? प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है। ठीक है, प्रोडक्ट भी है और प्रोसेस भी है। अधिगम मानव की क्या है? एक प्रकृति है। मानव की क्या है? ये प्रकृति है। अधिगम मानसिक क्षमताओं के विकास की एक प्रक्रिया है। हमारी जो मानसिक क्षमताएं, मेंटल एबिलिटीज़ हैं, उसका जो डेवलपमेंट है, उसके लिए प्रोसेस जो है वो क्या है? अधिगम है। अधिगम क्या है? हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन है, बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वही तो क्या है? अधिगम है। और विकास की क्या है? प्रक्रिया है। अधिगम आवश्यकताओं की संतुष्टि मात्र है। जो हमें नीड्स हैं उसको क्या है? संतुष्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी क्या है? अधिगम जरूरी है। अधिगम सामाजिक प्रक्रिया भी है। अधिगम पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव, दोनों प्रकार का है। क्या है भाई? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अधिगम लर्निंग, हम सही चीज़ भी सीख सकते हैं, गलत भी सीख सकते हैं। जैसा हमें सिखाया जाएगा, सामने होगा, वही चीज़ हम सीख लेते हैं। तो अधिगम सकारात्मक नकारात्मक दोनों टाइप का हो सकता है। अधिगम क्या है? एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है? विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। समायोजन भी हम इसमें करना सीखते हैं अधिगम में, कि किसी चीज़ के साथ में एडजस्टमेंट कैसे करना रहता है हमें। ठीक है, तो समायोजन देखना है। हमें ज़्यादा तनाव है तो उसको कैसे दूर करेंगे, तो वो सब जो है समायोजन कुसमायोजन हम पहले देख चुके हैं। उसकी क्या है? कुछ विधियाँ भी है जिससे हम क्या है? हमारे कुसमायोजन जो है उसको कम कर सकते हैं। वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देख सकते हैं। तो समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम एक समस्या समाधान की प्रक्रिया भी है और खोज की प्रक्रिया है। तो ये सारी की सारी क्या है? लर्निंग की विशेषताएं हैं। अब इसी से क्वेश्चन पूछे हैं, देखो इन्होंने, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। समायोजन में सहायक, ये भी सही है। क्रियाशीलता और वातावरण की उपज है, तो क्रियाशीलता है, वातावरण की उपज है, ये भी सही है। यहाँ पे गड़बड़ कर दी, अधिगम एक उत्पाद है लेकिन प्रक्रिया नहीं है, तो ये गड़बड़ कर दी। अधिगम उत्पाद भी है और प्रक्रिया भी है, दोनों है। इन्होंने यहाँ पे एक ही बोला है कि भाई उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं, तो इसलिए ये गलत है। और जो गलत है वही आंसर है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा 4th। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो ये पूछा है। ये है वैयक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक और राजनीतिक चेतना, अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। तो यहाँ पे क्या है? अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे अच्छा अपना क्या है भाई? व्यवहार का चेंज हो रहा है, अपने व्यवहार का रूपांतरण हो रहा है, यही तो क्या है? अपना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पूछा है, कौन सी अधिगम की विशेषता है? तो कौन सी अधिगम की विशेषता अपने पास में है, ये पूछा है। तो लक्ष्य निर्दिष्ट होती है भाई, एम जो है इसमें निर्धारित होता है, जीवन पर्यंत चलता है, सार्वभौमिक है। तो कौन सा आपने सही है? तो भाई लक्ष्य निर्धारित होता है, किसी चीज़ का लक्ष्य, टारगेट अपना डिसाइड है कि भाई हमें जो है रीट की परीक्षा क्लियर करनी है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये लक्ष्य निर्दिष्ट है, इसलिए हम साइकोलॉजी सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं उसकी। फिर जीवन पर्यंत चलती है क्या? तो जीवन पर्यंत चलती है, हाँ भाई जीवन पर्यंत चलता है अधिगम। तो हम कुछ ना कुछ जो है चीज़ें सीखते ही रहते हैं, अपने से छोटों से बड़ों से, आसपास का जो वातावरण है उससे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जीवन पर्यंत चलने वाली ये क्या है? प्रक्रिया है अधिगम, कोई इसमें गलत बात नहीं है। सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, तो ये भी सही है, सारे के सारे विकल्प ही सही है। तो आंसर अपना हो जाएगा 1 2 3, मतलब 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है? तो अधिगम संदर्भित है, अधिगम तात्कालिक है, सामाजिक प्रक्रिया है, या फिर सक्रिय क्रिया है। तो अधिगम क्या है भाई? अपने पास में सक्रिय क्रिया है भाई, एक्टिव है, सतत है, सही है। अधिगम सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी अपना सही है। अधिगम संदर्भित है, इसमें क्या है? कुछ कॉन्टेक्स्ट रहता है, संदर्भ रहे अपना है कुछ है, तो वो भी सही है। लेकिन ये तात्कालिक नहीं है, तात्कालिक नहीं है बिल्कुल भी ये, तो ये क्या है? अपना रोंग है। तो यही यहाँ पे पूछा है। अधिगम के बारे में यहाँ पूछा है कि सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? तो भाई जीवन पर्यंत चलेगा, बिल्कुल सही है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है भाई, हमारा लक्ष्य है रीट क्लियर करना 2nd ग्रेड, तो ये लक्ष्य प्राप्ति में अपनी हेल्प करेगा, सही है। सीखना केवल औपचारिक है, हम फॉर्मल तरीके से ओनली नहीं सीखते हैं, हम इनफॉर्मल जो भी अपने आसपास देखते हैं चीज़ें, उससे भी हम कई चीज़ें सीखते हैं। तो सिर्फ ये फॉर्मल नहीं है, तो ये केवल वर्ड जहाँ पे आ गया तो अलर्ट हो गए, केवल औपचारिक दे दिया, इसलिए ये अपना गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसने पूछा है नहीं, तो यही गलत है, तो गलत है वही आंसर है।
सीखना अभिप्रेरणा परिपक्वता पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो बाकी के जो तीनों जो है सही है, थर्ड ऑप्शन अपना गलत है, वही आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन जो है अधिगम हेतु सही नहीं है, वापस सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना है, सही है सही नहीं है, यही पूछा जाएगा। ये जो है सेकंड ग्रेड में पूछा था 23 में, और संस्कृत डिपार्टमेंट में ये पीटीआई में पूछा था 23 में ही। तो इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं आप। तो कौन सा नहीं है भाई, उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्धारित है, सही है। समायोजन में एडजस्टमेंट में हेल्पफुल है, ये भी बात सही है। अस्थानांतरणीय है, तो ये बात गलत है, हम इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं अधिगम। कोई चीज़ आपने सीखी है तो आप दूसरे को सिखा सकते हैं, अधिगम तो सीखना सिखाना ये सब हम इसमें कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफरेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये वाला गलत है, इसलिए ये तो अपना आंसर है। और अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल है, ये बात भी यहाँ पे सही है। तो आंसर अपना थर्ड हो जाएगा यहाँ पर, जो कि गलत है। अधिगम की विशेषता क्या है, अब पॉजिटिव वाला पूछ लिया। तो व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। जीवन पर्यंत चलेगा, चलेगा भाई बिल्कुल। उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य केंद्रित है, ये भी सही है। तो सारे ही विकल्प सही है, तो फोर्थ अपना आंसर है यहाँ पर। अधिगम की विशेषता नहीं है, अब नहीं पूछ लिया। जीवन पर्यंत चलेगी, बिल्कुल। सार्वभौमिक, सही है। उचित समायोजन में सहायक है, ये सही है। ये अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन यहाँ पे होता है, तो ये बात गलत है। मात्र केवल नवीन ज्ञान का अर्जन यहाँ नहीं होता है, यहाँ पर हम सब तरह की चीज़ें सीख सकते हैं। हमारा जो पूर्व ज्ञान है उसमें नवीन ज्ञान जो है हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है पूछा है, व्यवहार में परिवर्तन, सही है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के कारण होता है, ये भी बात सही है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, तो ये वाली बात भी यहाँ पर सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है इन्होंने लास्ट, तो ये दिया है व्यवहार में क्षणिक अस्थायी, मतलब थोड़ी देर के लिए जो भी क्या है अस्थायी चेंजेज हो जाए, उसको क्या है प्रेरणात्मक अवस्था के रूप में होते हैं। तो ये अपना अधिगम जो है, ये सीखना अधिगम के अंतर्गत अपने नहीं आती है बात, तो ये अपना गलत है। यही अपन से पूछा था, कौन सी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है। सारे नहीं वाले पूछ रहा है ज़्यादातर, तो आपको विशेषता पता होगी तब आप नहीं वाला कर सकते हैं। सीखना कुछ नया करना है, हाँ नया करना है, नई चीज़ें हम सीखते हैं इसमें। अनुभवों का संगठन है, एक्सपीरियंस का, सही है ये बात भी। बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, तो बिना किसी उद्देश्य के हम कुछ चीज़ नहीं सीखेंगे। हमारा कुछ लक्ष्य है, टारगेट है, तभी हम किसी चीज़ को क्या है सीखेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं तो हम आराम से जो है अपने रहेंगे, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में आपको जब भी सीखेंगे तब आपका कोई क्या है लक्ष्य हो, एम हो। आप यहाँ पे क्लास देख रहे हैं क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है, एग्ज़ाम क्लियर करना। साइकोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस हैं उसके पैटर्न देखना है कि आरपीएससी ने और कर्मचारी चयन बोर्ड ने इन्होंने कैसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो इसके लिए आपका ये लक्ष्य है, वरना आप बिना उद्देश्य के यहाँ पर क्लास देखने नहीं आते, या फिर जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ते, ठीक है। कुछ और काम आप करते जो आपका लक्ष्य रहता। तो इस तरह से हमारा आंसर तो ये हो गया। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की क्या है, असफलताएं हैं। तो जो हम क्या है सीखने की असफलता हुई, अपने कुछ चीज़ सीख रहे हैं उसमें फेल हुए, तो उसका कारण समझ रहे हैं, तो वो भी क्या है अपने पास में लर्निंग है। तो ये हो गई बात। अब नेक्स्ट है, अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है, वापस से। तो अधिगम पर परिपक्वता मैच्योरिटी का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो परिपक्वता का प्रभाव यहाँ पे पड़ता है, ये हमने पढ़ा है ऊपर। तो ये वाला ही गलत है, तो यही अपना आंसर है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, ये बात सही है। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है अधिगम का हाई लेवल रहता है, ये बिल्कुल सही है। फिर अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन, ये भी सही है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन गलत था। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल ये देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, तो अधिगम का यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक सजीव क्या है एक अधिगम है, तो ये यहाँ पे बात क्या है इससे मैच नहीं हो रही। अधिगम एक समायोजन है, ये भी यहाँ पे इसके लिए नहीं है। अधिगम अभ्यास का परिणाम है, तो अभ्यास का परिणाम तो है, लेकिन ये जो बात दी है इसके लिए नहीं है। अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता, तो यही जो है सेंस है इस बात का आ रहा है यहाँ पे कि हम जो है अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल ये देख सकते हैं कि हम कितना निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो उसका क्या है यहाँ पे ये बात है कि अधिगम का हम क्या है प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं कर सकते, ठीक। तो ये बात अपने सही है।
निम्न में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता सही नहीं है भाई? मूल प्रवृत्ति प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है क्या? दूसरा है अधिगम अभ्यास प्रशिक्षण अनुभव और इस पे आधारित होता है, तो अभ्यास पे होता है, प्रशिक्षण पे, अनुभव पे। बिल्कुल सही बात है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। सही है भाई, उद्देश्य है, लक्ष्य है, तभी तो क्या कर रहे हैं? अधिगम कर रहे हैं। अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है भाई? एक प्रक्रिया है और उत्पाद है। तो ये भी अपना क्या है? सही है बात, प्रक्रिया तो है ही। फिर मूल प्रवृत्ति और प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, तो ये बात यहाँ पे गलत है, इसलिए ये अपना आंसर है। नेक्स्ट है अधिगम में वृद्धि कैसे कर सकते हैं? तो प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेश में भेजकर, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन दे के ऐसे थोड़ी कि हमारे शरीर में कुछ कमी हो गई और उसको अपन क्या है विटामिन की पूर्ति करके पूरा कर लें। अधिगम तो सीखने की प्रक्रिया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है बात। विदेशों में भेजकर क्या कर लेंगे? विदेशों में भेजकर अधिगम सिखाया नहीं जा सकता। सीखना जो है आपके मन की इच्छा है, आपको कुछ या तो आप मन से सीखेंगे या फिर आपको क्या है किसी चीज़ का प्रोत्साहन दे दे तो आप उससे सीख सकते हैं। तो अपना ये वाला आंसर सही है। अधिगम में वृद्धि कैसे कर सकते हैं भाई? प्रोत्साहन दे के कर सकते हैं। तो ये जो है आज की हमारी क्लास थी। तो आप जो है आरपीएससी तरंग जो अपना चैनल है इसको जाके क्या है टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी क्लास होती है, ज्योग्राफी की क्लासेस भी अभी चल रही है, राजस्थान ज्योग्राफी की, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप विजिट कर सकते हैं। राजस्थान पॉलिटी के 2nd ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है ये भी मैंने करवाए हुए हैं, तो ये वाली प्लेलिस्ट और राजस्थान ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट अभी नई अपनी चल रही है, ये आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। और साथ में जो है आपके अगर मनोविज्ञान आता है तो मनोविज्ञान तो आप देख ही रहे हैं वैसे तो जो क्लासेस होती जाएंगी यहाँ पे अपडेट होती जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपनी प्लेलिस्ट में आपको राजस्थान हिस्ट्री मिल जाएगी। तो राजस्थान हिस्ट्री जो है 1st ग्रेड के लिए वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन 2nd ग्रेड में भी वही सिलेबस है, रीट में भी वही है, लगभग सारी एग्जाम में राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस सेम रहता है। अब आप थंबनेल देख कर ये ना सोचे कि ये क्या है भाई सिर्फ 1st ग्रेड वालों के लिए, ऐसा बिल्कुल ना सोचे, ये सबके लिए है। तो वो वाली प्लेलिस्ट आप बिल्कुल बेफिक्र होकर देख सकते हैं। इसके बाद में आपको जो मिल जाएगी एक अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट, जिसमें कुछ जो क्लासेज अपनी 15 मिनट शो के नाम से है, तो वो वाली क्लासेज भी आप ज़रूर देखें। और वो जो है राजस्थान बोर्ड की अपनी क्लास की 10th की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से ही करवाए हुए हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अभी के आप पेपर देख लें, चाहे 2nd ग्रेड के उठा के 1st ग्रेड के उठा के, तो आर्ट एंड कल्चर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी बुक से पूछे गए हैं, जो टॉपिक अपने करवाए हुए हैं उसी के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो अगर आप उनको 2x पे भी देखते हैं तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और तो ये सारी प्लेलिस्ट जो बनी हुई है ये देख सकते हैं आप। बाकी जो है धीरे धीरे हम चीज़ों को और अपडेट करते चलेंगे। और आपको क्लास पसंद आई है तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे हमारा भी क्या है मोटिवेशन बना रहे टाइम टू टाइम आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस देने का। और अभी जो रिसेंटली अपने मनोविज्ञान के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2nd ग्रेड हो या फिर और कोई एग्ज़ाम जिसमें भी ये क्वेश्चंस आए हैं, तो रिसेंटली क्वेश्चंस का कलेक्शन भी हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ में प्रोवाइड करा दे दिशा के क्वेश्चंस के अलावा। तो ये जो है आपके सपोर्ट पर ही निर्भर करेगा, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम भी थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए काम करेंगे। तो इतनी ही क्या है आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।